हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ईएससी का। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोज बना दिए हैं, ये 5वां वीडियोज है, ठीक है। और अ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 1995 से लेके 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन ईएससी में पूछे गए हो सारे, देखिए पहला चैप्टर अभी सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे धीरे धीरे आगे के चैप्टर को भी बताऊंगा। पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, पहले थियरी कंप्लीट करूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स इसके बताऊंगा, जो भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि ताकि आप जैसे अगर आप मेरे थियरी वीडियोस देखे हो ना तो आपको एकदम आसान लगने लगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 41 का पहला क्वेश्चन, 41 नंबर है, ठीक है। यहाँ से हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, एसेशंस और रीजन वाले क्वेश्चंस है, और इसके ए बी सी डी ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप उसके जो सिस्टम है उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। तो पहला एसेशंस में क्या बोल रहा है, कई बार स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी दे देता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस वे वही होता है। तो एसर्शंस में क्या बोला, और माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड फॉल्स along a surface at 45 डिग्री टू इट्स एक्सिस। ऑब्वियसली सही बात है कि अगर कोई माइल्ड स्टील है, ध्यान से समझना, माइल्ड स्टील है और उसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा रहा है, तो जहाँ से वो फ्रैक्चर होता है वो जो फ्रैक्चर वाला जो एक्सिस से अगर देखोगे तो 45 डिग्री बनाता है, ठीक है। 45 डिग्री ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, अगर वो चीज़ें आप देखोगे मटेरियल्स में कि मटेरियल्स पे अगर टेंशन लोड लगता है तो किस टाइप का मटेरियल है और कैसा लगता है। तो ये माइल्ड स्टील आपको पता है डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल अगर होते हैं तो उस पर टेंशन लगता है तो इस प्रकार का एक्सिस से 45 डिग्री बन जाता है। रीजन में देख लीजिए, पहला तो राइट है। अब राइट अगर पहला है तो ऑप्शन क्या हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, डी तो कैंसिल है, ठीक है, डी वाला तो ऑप्शन कैंसिल है। अब माइल्ड स्टील इज अ वीकर इन शियर देन इन टेंशन एंड द प्लेस ऑफ मैक्सिमम शियर इज एट 45 टू इट्स एक्सिस, 45 डिग्री टू इट्स एक्सिस ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो पॉइंट बोला वो ध्यान से समझिए, माइल्ड स्टील इज वीकर इन शियर, ये भी पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो माइल्ड स्टील होता है वो वीक कहाँ पे होता है, शियर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बोला भी इन टेंशन एंड प्लेस ऑफ मैक्सिमम शियर इज 45 डिग्री टू इट्स, ऑब्वियसली सही बात है, और करेक्ट रीजन भी दे रहा है, ठीक है। 45 डिग्री में होने का रीजन भी ये सही दे रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। ये चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का 42 नंबर का क्वेश्चन दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का दिया है, आप देख सकते हैं कि मैच करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। टेनासिटी का, प्लास्टिसिटी का, डक्टिलिटी का, मैलेबिलिटी का, ये प्रीवियस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर बता दूँ कि टेनासिटी क्या होता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो एक मतलब उसकी एबिलिटी होती है ड्रॉन होने की, ठीक है, मतलब पूरा मतलब खिंचाव होने की इसकी एबिलिटी होती है। अब देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ऑप्शन किस तरीके का होगा, इस तरीके का ऑप्शन होगा, थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि टेनासिटी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि टेनासिटी वो होती है कि उसका टेंशन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक देता है, इन टेंशन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो वो कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसका, अगर हम देखेंगे तो 2 ऑप्शन, ठीक है। प्लास्टिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिसिटी के लिए मैंने बताया था कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्वालिटी होती है जिसको जो शेप उस टाइम पे देना वो दे सकती हैं, मतलब उसके अंदर अगर ये पॉइंट मैं बोलूँ कि कंटिन्यूस डिफॉर्म होता हो, ठीक है, कंटिन्यूस डिफॉर्म होता हो, तो यहाँ पर एक पहला वाला ऑप्शन देखिए, कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, ये पॉइंट इसका हो जाएगा। अभी ए का सेकंड ए और बी में है,
तो ये दोनों चांसेस है आंसर होने के, और दोनों में पहला है। ठीक है, डिफरेंट कहाँ पे है, सी में ही डिफरेंट दिख रहे हैं, तो सी वाला डक्टिलिटी का देख लेते हैं। तो डक्टिलिटी क्या बताती है, एक्सटेंशन इन डायरेक्शन विदाउट रप्चर, नहीं मेरे भाई, एक्सटेंशन इन डायरेक्शन विदाउट रप्चर और एबिलिटी टू ड्रॉ आउट बाय टेंशन टू स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर, ये पॉइंट आ जाता है। तो सी का 4 हो जाता है, तो ये ए वाला ऑप्शन राइट है, इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, अभी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्या बोला, एक स्टील बार है, ठीक है, 300 mm लॉन्ग एंड 24 mm डायमीटर इज टर्न ड्रॉन टू 18 mm डायमीटर, ध्यान से समझिए, टर्न डाउन 18 mm डायमीटर कर देते हैं, 24 mm डायमीटर से 18 mm डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसका 1/3 लेंथ को हमने क्या कर दिया, इसका डायमीटर 18 mm पर टर्न कर दिया। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। और कितना, 1/3, मतलब टोटल कितना है 300। 300 की अगर मैं यहाँ पर रफली बना के बताऊँ, ये पहले इस तरीके का ये एक है और एक ये है इस तरीके का। ठीक है, इसका डायमीटर 24 है और इसका डायमीटर 18 है, ये टोटल 300 है। तो 1/3 ये अगर है, मान लो ये 100 तो ये 200, तभी तो होगा ना 1/3 ये। ठीक है, ये लेंथ हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ हीटेड 30 डिग्री सेल्सियस अबो रूम टेम्परेचर। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस अबो रूम टेम्परेचर से उसको क्या किया जाता है, क्लैम्प एट बोथ एंड देम अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लैम्प इज अनचेंज, ध्यान से समझना कि अनचेंज है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब मैं आपको बात बताऊँ, मैक्सिमम अगर स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/A, और ये मैक्सिमम कब होगा, ये सिग्मा की अगर मैं बात करूँ P/A। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम हो तब हो सकता है, या तो ये मिनिमम हो तब हो सकता है। ठीक है, अब ए मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, एक्सटेंशन आएगा तो ऑलरेडी उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगी। ठीक है, तभी ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए मिनिमम कम होने के पर आता है, लेकिन ये पॉइंट जो है, अगर इन सभी पॉइंटों को देखोगे तो पी भी तो चाहिए, पी भी तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास फॉर्मूला जो होता था, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि रूम का टेम्परेचर अगर करा जा रहा है, ठीक है, तो जो टोटल कंट्रैक्शन होगा वो टोटल एक्सटेंशन के बराबर होगा। ठीक है, जो उसके अंदर टोटल कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि चेंज अनचेंज है ना, चेंज ही नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो टोटल अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाए या टोटल एक्सपांसन को देखा जाए तो दोनों इक्वली होगी। तो अगर टेम्परेचर के कारण अगर करते हैं तो दोनों में अगर मैं L1 प्लस L2 लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आ गया टेम्परेचर के कारण। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं P/L/A पहले के लिए और P/L2/A ये दूसरे के लिए, ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों में सारी वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, P की वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि P तो सेम ही है। अब P की वैल्यू मिल गया तो यहाँ जो स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है, और आंसर जो आ रहा है 105.80 के आसपास आ रहा है। तो वो किसके नियर में है, यहाँ पे देख सकते हैं 100 के नियर में है, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, रिजिड बीम है CBDA, ध्यान से समझना, CBDA है, इज हिंज एट ए पर हिंज है। ठीक है, सपोर्टेड बाय 2 स्प्रिंग C एंड B, ये पहले भी हमने क्वेश्चन बता दिया था कि स्प्रिंग से जो सपोर्टेड है विथ अ वर्टिकल लोड P एट पॉइंट डी पे एक वर्टिकल लोड है, एज शोन इन फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का है। गिवन पिक्चर द रेशियो ऑफ स्टिफनेस K2 डिवाइड बाई K1, देखिए द रेशियो ऑफ स्टिफनेस K2 डिवाइड बाई K1 ऑफ स्प्रिंग एट B एंड C इज 2,
K2 अपन K1 की वैल्यू दे दिया है 2। द रेशियो ऑफ फोर्स इन स्प्रिंग एट C, ठीक है, टू डैट एट B, ठीक है, C और B के बीच में रेशियो फाइंड आउट करके बताना है। तो ये पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वो वीडियो को देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें जो फोर्सेस इन स्प्रिंग एट C और फोर्सेस इन स्प्रिंग एट B के बीच का अगर रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ए ऑप्शन है 3/4, ठीक है। कैसे आ रहा है, इसके प्रीवियस ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और कौन सा वीडियोज में है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो न्यूमेरिकल वाला आई थिंक मेरे ख्याल से 33 नंबर का लेक्चर जो है ना, उसमें ही मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी रेशियो मैंने इस तरीके का समझाया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और कैसे फाइंड आउट किया है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और फटाफट आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। किस तरीके से फोर्सेस फाइंड आउट किया, किस तरीके से डिफ्लेक्शन है, किस तरीके से हमने सिमिलर ट्रायंगल उसमें यूज करके और फाइंड आउट किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, आप उधर से देख के और फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, 45 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड है सच डैट नॉर्मल स्ट्रेन इन द एक्सियल डायरेक्शन, ध्यान देना कि नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन की वैल्यू बोला है, ठीक है, ऑफ द एक्सियल डायरेक्शन इज 1.25 mm पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर के लिए 1.25 mm इतना उसका स्ट्रेन आता है। इफ द पॉइजन्स रेशियो दे दिया, देखो म्यू की वैल्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इज 0.3, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वुड बी। तो मैंने आपको इसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बताया है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो एप्सिलॉन बताया, जो जो दिया है वो चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। क्या बोला है, एप्सिलॉन अगर एक्स की बात करें तो वो क्या होता है, आपको पता है डेल L/L होता है। और यहाँ पे कितना वैल्यू दिया, 1.25/1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.25 ये आ गई, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको पता चल गई कि इतनी है, ठीक है। अब ये दिया है mm पर मीटर, ध्यान से समझना। अब ये mm है, ये मीटर है, तो मीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, mm में बनाएंगे तब ना निकलेगा। तो ये mm को अगर मीटर को mm में बनाएंगे तो डिवाइड बाई 1000 भी होता है। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 1.25 इंटू 10⁻³ ये आ गया ये वैल्यू। फिर बाद में लेटरल स्ट्रेन आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर म्यू की फॉर्मूला लिखते थे तो क्या लिखते थे, एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन एक्स है और ये एप्सिलॉन वाई है, ठीक है। तो अब ये मुझे अगर फाइंड आउट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, समझ लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला ही आपको बता देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, कि ताकि आपको उतना ज़्यादा आइडिया ना मिले। ये क्यों मैं एप्सिलॉन एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन वाई फाइंड आउट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन जेड क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं वो कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका है। डेल V/V का फार्मूला एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये प्रूव करके मैंने बता दिया है, ठीक है। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड होता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन एक्स सबको पता चल गया, एप्सिलॉन वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया है कि एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, अगर एप्सिलॉन वाई, क्योंकि ये सारे ये जो होंगे ना इस डायरेक्शन में, अगर वो एक्सटेंशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस में हो जाएंगे और क्या आ जाएंगे, म्यू अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, यही होगा ना, ठीक है। अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो यही होगा। तो ये फॉर्मूले में हम सारे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ऑलरेडी आ जाएगा। और जो आंसर आ रहा है इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है, तो कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो हमें दी हुई होती हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट तो हमको पता होते हैं, बस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या फार्मूला बन सकते हैं और ऑटोमेटिक फाइंड हो। स्टेज के बेस में भी पूछ सकता है, तो वो चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये भी इस प्रकार का, देखिए मैं कोड भी दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। यंग्स मॉडुलस आपको पता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, यही होता है ना यंग्स मॉडुलस। हम क्या करते थे, ये सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था। सिग्मा जब ये अपसरण हटता था कांस्टेंट आ जाता था। अभी ये कैपिटल ई इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये यंग्स मॉडुलस बताता था। तो आपको तो यहीं पे पता चल जा रहा है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ए का दूसरा होगा, ठीक है। पोइजन्स रेशियो भी आपको पता है कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, तो आपको ये भी पता चल गया कि पोइजन्स रेशियो का ये हो गया। बल्क मॉडुलस के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। ए का सेकंड, बी और डी है, तो अब इन दोनों को ही लेके चलते हैं। डिफरेंट कहाँ पे है, देखिए तीसरे में डिफरेंट है। बल्क मॉडुलस में 4 है यहाँ पे, सॉरी मैं कौन कौन सा ऑप्शन लेके चल रहा था, बी और ये डी है, ठीक है। बी और डी लेके चल रहे थे क्योंकि दूसरा ऑप्शन यही है। तो डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको सेकंड में ही दिख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में। तो बी पोइजन्स रेशियो था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। सारे कुछ कॉन्सेप्ट बताया। देखो रिजिडिटी मॉडुलस को शियर मॉडुलस भी बोला जाता है। मैंने जो समझाया है वहाँ पे शियर मॉडुलस ही करके समझाया है, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि रिजिड मॉडुलस, उसको कई बार सी से समझाते हैं, कई बार उसको जी की वैल्यू लेके चलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47, ठीक है। आपके सामने ये 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। क्या बोला है 47 नंबर का क्वेश्चन, देखिए। अ स्क्वायर प्लेट ए बाई ए का है, ठीक है। रिजिडली हेल्ड एट 3 एजेज, मतलब उसका 3 जो एज है वो रिजिडली क्या है, हेल्ड है, ठीक है। इज़ फ्री टू मूव अलॉन्ग द 4th एज, अगर 4th जो एज है वही मतलब मूव होने के लिए उतावला है, ठीक है, क्योंकि वही एक मतलब खाली जगह है कि वो एक्सटेंशन कर सकता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज रेज्ड बाय टेम्परेचर टी, देन फ्री एक्सपांसन एट द 4th एज विल बी, कितना होगा उसका, अगर थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और पोइजन रेशियो म्यू है, तो कितना हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पर बतानी हैं, ठीक है। कितना मतलब एक्सपांसन हो सकता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक साइड ही एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, अगर फॉर्मूला की बात करूँ मैं, तो उसमें जो फार्मूला बन के आता था वो मेरे पास, वो ये फार्मूला बन के आता था, और ये मैं लिख देता हूँ कि ए अल्फ़ा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी मतलब यहाँ पे टी जितना दिया है, ठीक है, प्लस ए म्यू अल्फ़ा टी जितना होता था, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ए अल्फ़ा टी दोनों में कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस म्यू आ जाता है। तो ए अल्फ़ा टी 1 प्लस म्यू आ रहा है, तो 1 प्लस म्यू किस में है, बी वाला ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। थोड़ी चीज़ें याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो याद रखने वाले थोड़े से पॉइंट हैं, फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर वो डिराइव करने जाऊँगा तो ऑलरेडी ये वीडियो समझा समझा के काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज, ये आइसोट्रोपिक है तो आपको ऑलरेडी मैंने पॉइंट समझा के रखा हो कि अगर आइसोट्रोपिक या होमोजीनियस है तो उसका इंडिपेंडेंट जो कांस्टेंट होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, होमोजीनियस इलास्टिक, ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन, तो पहले ही बताया क्रीप के बारे में, ऑलरेडी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो क्या ये बोलता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ही मैं बता देता हूँ पहले। प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम
एट कांस्टेंट लोड, ठीक है। कांस्टेंट लोड मतलब सस्टेन लोड, ठीक है। सस्टेन लोड मतलब डेड लोड के कारण इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है उसी को क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। ये सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट है, क्या बोल रहा है वो चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और ये सारे पॉइंट इसको, ये जो मैंने फिगर है ना, ये फिगर को मैंने कम से कम ना 50 बार ड्रॉ किया होगा। अगर आप वीडियो मेरा देखे हैं पहले तो कई बार मैंने ड्रॉ किए हैं, और इसलिए ड्रॉ किए हैं कि ताकि आपको एकदम आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। देखिए सारे पॉइंट को बताना है कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पर पॉइंट को अगर देखोगे तो फोर्थ पॉइंट देखिए, लास्ट वन पॉइंट क्या बोल रहा है। वन अगर की बात करेंगे इसमें, वन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। तो हाँ चलिए, ए बी सी डी का 1 2 3 4 यहाँ कोड में दिया हुआ है। कोड नीचे देखेंगे तो वहाँ पे पता चल रहा है, मतलब यील्ड पॉइंट कौन सा होगा। अगर यहाँ पर इन पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो यील्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पूरा दिखा देते हैं। अब इनमें बताइए कि ए का थर्ड कौन सा दिया है, ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। अब इनमें देखो डिफरेंट कहाँ पर हो रहा है, सी में डिफरेंट होता है। सी का देखिए रप्चर स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, रप्चर स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो किसको बोलेंगे, वन को ही बोलेंगे। यहाँ पर रप्चर होता है, ठीक है। तो वन इसमें किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। ये 2 वाला जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये इसका हो जाता था चौथा प्रोपोर्शन लिमिट और तीसरा यील्ड लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, और ये सारे कुछ बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से भी कर सकते हो। अगर मेरे पूरे वीडियो जो जितने भी मैंने बनाए उसको आसानी से आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने वाली पॉइंट नहीं है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बेटर बनाएंगे, ठीक है। हम सभी बेटर बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।